In previous topic we discussed about National Assembly and the formation of Constitution. ओके उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जितनी भी राजा की पावर है दैट वाज लिमिटेड बाय द नेशनल असेंबली. अब लिमिटेड का जो प्रॉपर एजेंडा था वो हुआ था फ्रांस में नेशनल असेंबली के थ्रू जब कॉन्स्टिट्यूशन बना. इट वाज इन द ईयर ऑफ 1791. जब क्या हुआ था, जो किंग की पावर थी वो एकदम से लिमिटेड कर दी थी. जो मोनार्की था वो धीरे धीरे रिपब्लिक की तरफ बढ़ रहा था, मीन्स डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा था. अब जैसे ही नेशनल असेंबली एग्जिस्टेंस में आई, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया, राजा की पावर लिमिटेड की, तो उस पावर को किस तरीके से डिवाइड किया गया था वो देखो. सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशली, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जैसे कि आज प्रेजेंट रिसेंटली हो भी रहा है. अब उसको फॉर्मेशन कैसे किया जाता था? एट दैट टाइम देयर वाज 2 कैटेगरीज ऑफ सिटीजन, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन. जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका होता है, ठीक उसी तरह से एक्टिव सिटीजन के अंदर कौन से आएंगे? मैन अबाउट 25 ईयर्स, ठीक है, 25 साल से ऊपर जो आएगा. हु पेड टैक्सेस, जो आपको टैक्स पे करेगा, ठीक है. हु कैन गिव हिज 3 days वेजेस, या फिर आप 3 दिन का अपना जो डेली वेजेस है वो गवर्नमेंट को दोगे. और इंटाइटल टू वोट, ये जितनी क्वालिटीज आपके अंदर होगी वो वोटिंग पावर का हकदार होगा. अब सबसे बड़ी बात ये है कि उस टाइम पे 25 ईयर, और वो भी मैन, आदमियों को ही पावर था, औरतों को पावर नहीं था, ठीक है. अब उसके अंदर देखो क्या होता था, ठीक इसका अपोजिट है. इसके अंदर मैन आ गए और वो भी 25 ईयर से अबव, और इसका जस्ट अपोजिट होगा, इसमें जो रिमेनिंग मैन और वुमेन है वो इसके अंदर आएंगे. अब उसके अंदर क्या होगा, दे आर नॉट हैविंग पावर टू वोट, क्योंकि ना तो इनके पास इतना पावर है कि ये वोट करेंगे. पैसिव सिटीजन इसके अंदर वही आएंगे जो डेली वेजेस हैं, जिनका खुद का मतलब सिस्टमेटिक रूटीन नहीं है. अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो पैसिव सिटीजन है इनका सिर्फ इतना ही राइट था कि आपको फ्रीडम होगी लाइफ की और स्पीच की, मीन्स आप अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर कर सकते हो. इसके अलावा इस पैसिव सिटीजन के पास में कोई भी सुपरनेचुरल पावर नहीं था, मीन्स वोटिंग पावर इनके पास में नहीं था. अब हम बात कर रहे हैं तो सेपरेशन ऑफ पावर की. जब 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया. डिवाइड क्यों किया गया था? क्योंकि उस सोसाइटी के अंदर जब नेशनल असेंबली बनी थी तो नेशनल असेंबली बनने के पीछे जो सबसे बड़ा मोटो था वो यही था कि जो राजा है वो एकदम डिक्टेटरशिप को फॉलो कर रहा है, और उसके रूल और सिस्टम रेगुलेशन है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए नहीं है. और इसीलिए जो नेशनल असेंबली बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था. अब जो थर्ड स्टेट के जो सबसे हाईली एजुकेटेड है और टैक्स पेयर है वो नेशनल असेंबली को प्रमोट करते हैं, और वो चाहते हैं कि राजा की पावर्स को लिमिटेड किया जाए. राजा शुड बी जस्ट लाइक अ रबर स्टैम्प. काम तो उसी के अंडर गाइडेंस होगा, लेकिन सिर्फ उससे यस और नो इतना ही पूछा जाएगा. जैसे कि हमारे एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट की कंडीशन होती है, सारा काम उन्हीं के अकॉर्डिंग होता है. लास्ट में सिर्फ उनसे परमिशन ली जाती है और सारा काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है, ठीक है. और इन असेंबलीज के थ्रू होता है. अब ये चीज़ देखिए, एक्टिव सिटीजन जो है, ये जो मैंने आपको बताया अबाउट 25, हु पेड टैक्सेस, हु कैन गिव 3 days डेली वेजेस, उनको ही सिर्फ वोटिंग का पावर था. जो सीनियर क्लास, सीनियोरिटी बोले हम थर्ड स्टेट की. अब एक्टिव सिटीजन को वोटिंग पावर है, ओके. अब एक्टिव सिटीजन को वोटिंग पावर है तो उसके अंदर इलेक्टर्स भी चाहिए, और इलेक्टर्स कौन होंगे? जो 50,000 उस टाइम के जो टैक्स पेयर थे, मतलब टोटल अगर हम उस टाइम की पॉपुलेशन करें 4 मिलियन थी, और उसके अंदर से 50,000 लोग ऐसे थे जो प्रॉस्पेरस थे इन थर्ड स्टेट, तो सिर्फ वही लोग इलेक्टर बन सकते थे, ओके. अब उसके अंदर इलेक्टर बने जब नेशनल असेंबली के अंदर टोटल मेंबर हुए 745. इन 745 मेंबर्स के साथ में रूल किया जाएगा, और इन 745 में से कुछ को मिनिस्टर बना दिया जाएगा, सेपरेट डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा. उसमें से ही एक मिनिस्ट्री और एक डिपार्टमेंट ऐसा था जिसका काम क्या था?
टू कंट्रोल किंग्स पावर, राजा की पावर को कंट्रोल करना। राजा को सिर्फ एज ए रबर स्टैंप यूज़ करना था, उनका सिर्फ एक ही काम था राजा का उस टाइम पे। अब धीरे धीरे जब उसने एक्सेप्ट ही कर लिया था, उसने नेशनल असेंबली एक्सेप्ट कर लिया, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन काम करना किंग ने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब उसकी पावर्स को इतना लिमिटेशन दे दिया कि सिर्फ उसकी जो एग्रीमेंट है सिर्फ यस और नो, उससे सिर्फ इतना पूछा जाता था। ये एक राजा के पास वीटो पावर था कि आप किसी भी डिसीजन के ऊपर फाइनल जो स्टैम्प है वो आपकी लगेगी विद आवर कॉपरेशन। तो सिर्फ उस टाइम में अगर हम ये कहें जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जो धीरे धीरे मोनार्की है, जो राजा है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए रिपब्लिक की तरफ बढ़ रहा था। मीन्स हम अगर कहें तो डेमोक्रेसी में जो चीज़ आज एट प्रेजेंट है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, तो कहने का मतलब है पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया था और ये डिसेंट्रलाइजेशन ही था जो धीरे धीरे इसको रिपब्लिक की ओर लेकर गया। Now next one is monarchy abolished and became a republic। मीन्स मैंने आपको बताया था लुई 16 धीरे धीरे जैसे नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उनके साथ साथ में उनकी पावर भी लिमिटेड होती जा रही है। अब उनका जो मोनार्की है, एक राजा एज ए रबर स्टैम्प काम करता है, तो कहीं ना कहीं उसका ईगो हर्ट होता है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर हुई। लुई 16 ट्राई टू गेट बैक हिज पावर्स, उसने कोशिश की कि कैसे भी मुझे मेरी पावर्स वापस मिल जाए, मोनार्की वापस इस्टेब्लिश हो जाए, रिपब्लिक यहीं से ख़त्म हो जाए। तो उसने एक सीक्रेट प्लान बनाया। सीक्रेट प्लान के अंदर क्या था, उसके जो जर्मन था, ये प्रूशिया जो एट प्रेजेंट जर्मनी के नाम से जाना जाता है, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, इन दोनों ने के राजा ने इनको सपोर्ट किया। किसको? लुई 16 को सपोर्ट किया कि भाई तुम कोशिश करो, हम तुम्हारे साथ हैं, फाइट होगा तो फाइट करेंगे, नो प्रॉब्लम, गेट बैक योर पावर्स, अपनी पावर्स जो भी है वो वापस से ले लो। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर एक जगह कहीं भी तख्ता पलट हो जाता है, मोनार्की से रिपब्लिक स्टेब्लिश हो जाता है, तो जितने भी आसपास वाले एरिया के जो राजा हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये डर होता है कि हो सकता है हमारी पब्लिक के अंदर भी ऐसा रिवॉल्यूशन आ जाए, वो भी ये सोचे कि भाई राजा को हटाओ, डेमोक्रेसी क्रिएट करो। तो ये सारी फीलिंग्स को देखते हुए ये जो पर्शिया का किंग है और ऑस्ट्रिया का जो किंग है, इन्होंने इसे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सपोर्ट किया कि भाई तुम फाइट करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर था कि अगर यहाँ पे रिपब्लिक क्रिएट हो गया तो हो सकता है इन फ्यूचर हमारी कंट्री में भी ऐसा हो। तो विद द हेल्प ऑफ किंग प्रूशिया, प्रूशिया के राजा के साथ में नेबरिंग कंट्रीज़ है, उनकी भी सिंपैथी उसे मिली। क्योंकि एक राजा दूसरे राजा को कोऑपरेट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि मेरी मोनार्की ना ख़त्म हो जाए, मेरा सिस्टम डिसमिस ना हो जाए। तो जो नेबरिंग कंट्री थी उसने भी उन्हें हेल्प करने के लिए आए। और उसके साथ में जो ऑस्ट्रिया किंग हेल्प करने के लिए क्यों आए? क्योंकि वो वहाँ ऑस्ट्रिया के किंग की लड़की की शादी हुई थी लुई 16 के साथ में, तो ऑटोमेटिकली एज ए रिलेशनशिप वो आगे आएंगे। लेकिन जैसे ही इसने ये सीक्रेट प्लान किया, स्पाई सब जगह होते हैं, जासूस सब जगह होते हैं, तो उस टाइम पे जिस टाइम पे ये सीक्रेटली प्लान चल रहा था, रूट आउट हो चुका था। क्योंकि बट बिफोर दिस कुड हैपन, नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। उनको भी पता लग गया था, नेशनल असेंबली जो काम कर रही थी उनके भी स्पाई थे, उनका भी सिस्टम इतना अपग्रेड था कि उनको इस चीज़ का पता लग गया कि भाई राजा रिवोल्ट करने वाला है। राजा कुछ करे इससे बेटर ये है कि हम उन दोनों किंग के साथ में, जो किंग को सपोर्ट कर रहा है उनके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दें। पीपल जॉइंड आर्मी फॉर नेशनल विक्ट्री। अब भाई इन लोगों के पास में दो राजा है, दो मोनार्की कंट्रीज़ हैं, डेफिनेट है कि इनके पास में बहुत अच्छा सोल्जर होगा, अच्छे वेपन्स होंगे, हर चीज़ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ के अंदर होगी। और उसके बाद में नेशनल असेंबली जो अपने बूते के ऊपर लड़ रही थी, दे वर नॉट हैविंग सोल्जर्स, इवन दे वर नॉट हैविंग वेपन। तो उस कंडीशन में क्या होता, उस टाइम पर जो लोकल लोग थे वो आर्मी को ज्वाइन कर रहे थे। ज्वाइन क्यों कर रहे थे?
आपके ऊपर इतने अत्याचार हो चुके हैं और आपको एक चांस दिया जाता है कि ये आपके लिए डू और डाई वार है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप अपना बेस्ट दोगे, आप अपने लिए फाइट करोगे। तो उस टाइम पे जो वहाँ के जो लोकल पीपल है उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया और अपनी आर्मी बनाई इनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए। जब उन्होंने आर्मी बनाई तब उन्होंने एक सॉन्ग भी गाया था। वो सॉन्ग कौन सा था? मॉर्स लिज। और ये किसने लिखा था? रॉगेट ने। ये उसके बाद में एज ए नेशनल एंथम रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, उस सॉन्ग को इसलिए गाया गया था, जैसे हम लोग भी कहीं जाते हैं, मंदिर जाते हैं तो माता के जयकारे बोलते हैं, ठीक उसी तरह से अपने अंदर एक विक्ट्री पावर लाने के लिए, एक अपना जो स्टेमिना है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस टाइम पर ये सॉन्ग गाया गया था। और उस सॉन्ग को लास्ट में नेशनल एंथम बना दिया गया। अब देखो, रिवॉल्यूशन फर्दर डिमांडेड फॉर पॉलिटिकल इक्वालिटीज़। युद्ध हो गया। अब युद्ध के बाद में इन्होंने डिमांड क्या रखी? जो लोगों ने आर्मी ज्वाइन की थी, इनकी डिमांड क्या थी कि भाई अब हमें इक्वल पावर दो। आप इक्वल पावर कैसे? थर्ड स्टेट के अंदर मैंने बताया था कि जो लोग नेशनल असेंबली को होल्ड करते थे वो कौन थे? दैट वाज प्रॉस्पेरस मैन। उस सोसाइटी के, उस थर्ड स्टेट के जो सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग थे, पैसे वाले थे, एजुकेटेड थे, वो उस ग्रुप में थे। अब जो सेकंड लोअर कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ क्या होना है? वो तो अभी भी डिप्रेस हो रहे हैं, उनको अभी भी वोटिंग पावर नहीं मिला है, अभी भी इक्वालिटी उनके पास में नहीं है, फ्रीडम उनके पास में नहीं है। नाउ दे डिमांडेड पॉलिटिकल इक्वालिटी, राइट टू वीकर सेक्शन। जो नीचे तबके के थे, भाई ऊपर थर्ड स्टेट का जो मेंबर था वो अपने आप उठकर पॉलिटिक्स में आ गया था, नेशनल असेंबली के अंदर आ गया था। अब जो सोसाइटी का जो मैंने पैसिव पार्ट आपको बताया था वो डिमांड कर रहा था कि भाई हमें एक अपना ग्रुप बनाने की परमिशन दी जाए या फिर हमें इक्वल राइट वोटिंग पावर दिया जाए। नाउ पीपल स्टार्टेड मेकिंग ग्रुप्स और क्लब्स। अब जो वीकर सेक्शन है उन्होंने ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया, क्लब बनाना स्टार्ट कर दिया। क्लब इज रिप्रेजेंटेड एज ए ग्रुप। ओके, तो उन्होंने जब ये स्टार्ट किया, दे मेड ए ग्रुप दैट वाज जैकोबिन्स क्लब। ये इसके अंदर जितने भी वीकर सेक्शन के लोग हैं वो आते हैं। और जैकोबिन अगर हम ये कहें तो यहाँ से बिगनिंग हो जाता है और जो नेशनल असेंबली है वो बैक चली जाती है। ये अब एज ए रिप्रेजेंटेटिव होल्ड करता है। नाउ नेक्स्ट इज जैकोबिन क्लब। अब जैकोबिन क्लब के अंदर क्या हुआ था? जैकोबिन क्लब गेट इट्स नेम फ्रॉम कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। कॉन्वेंट स्कूल्स के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, पर्टिकुलर रिलीजन बेस्ड जो होते हैं, ठीक उसी तरह से एक पेरिस के अंदर मिस्टर जैकब, सेंट जैकब थे, उनके नाम से ये इंस्पायर हुआ है और उसी के नाम से ये क्लब भी बना है। इनके मेंबर्स कौन होते थे? स्पेशली इनके मेंबर्स होते थे मेनली फ्रॉम लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ वीकर सोसाइटी। जो थर्ड स्टेट के अंदर जो सबसे वीक लोग जो थे, जो डेली वेजेस थे, डेली वर्कर्स थे, शू मेकर्स थे और वुमेन थी, तो ये सारे के सारे इनके मेंबर्स हुआ करते थे। क्योंकि ये क्लब किसके बेसिस पे बना था? नेशनल असेंबली बन गया था, उसके अंदर जो हाईली मेजॉरिटी के अंदर जो लोग थे वो हाई टैक्स पेयर थे, अच्छे प्रॉस्पेरस थे, तो उसमें तो वो चीज़ आ गया। अब जो थर्ड स्टेट के जो वीकर पीपल थे उनमें डिप्रेशन आ गया कि वी आर नथिंग, वी आर नॉट हैविंग पावर इन नेशनल असेंबली, तो अब उन वोटिंग पावर इवन वी आर नॉट हैविंग। सो नाउ व्हाट दे हैव डिसाइडेड देयर ओन क्लब एंड हु आर द मेंबर्स? दे वर ऑन, उनका खुद का मेजोरिटी इसके अंदर था। अब उनका लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ये इसका लीडर था। अब इसके बाद में अगर हम इनके ड्रेस कोड की बात करें, ड्रेस कोड यहाँ पर वैसे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें कि एक क्लब को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वहाँ का उस क्लब के अकॉर्डिंग आपको एक ड्रेसिंग सेंस भी होना चाहिए। तो उसके अंदर उनको लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउज़र होते थे, जैसे पुराने टाइम पे आपने मूवीज़ में देखे होंगे हीरो हीरोइन पहनते थे। उसके अंदर पट्टियाँ बनी हुई थी और ट्राउज़र आपको पता ही है पजामे जैसा कुछ होता है, ऊपर से
फिटिंग वाला और नीचे से लूज। ठीक उसी तरह से ये ट्राउजर्स पहनते थे अलॉन्ग विद रेड कैप, ओनली मैन, जो आदमी थे वो रेड कैप पहनते थे, दैट वाज द सिंबल ऑफ लिबर्टी, मीन्स कि वो आज़ाद है। और इसके साथ में दे वर नॉन एज सेंस क्लूटोस, इसके नाम से इनको जाना जाता था, इस ग्रुप के मेंबर्स को। दोज विदाउट नी ब्रीचेस, और इसकी एक स्पेशल ये थी अरिस्टोक्रेट फैमिली से जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे उनका और इनका ड्रेसिंग सेंस डिफरेंट था, और अपने आप को सोसाइटी के अंदर एक सिंबल दिखाने के लिए कि एक्चुअल में हम भी कुछ हैं, इन्होंने ये ड्रेस कोड स्टार्ट किया। ड्रेस कोड के साथ साथ में इनका एक ग्रुप का नाम भी हुआ, और जो अरिस्टोक्रेट फैमिली थी, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे, उनके सामने ये अपने आप को ज़्यादा नोबल और हम्बल रिप्रेजेंट करना चाहते थे, और यही रीज़न था। और अपनी डिमांड रखना चाहते थे उन ग्रुप्स के सामने कि जो वीकर सेक्शन है थर्ड स्टेट का, उनका भी एग्जिस्टेंस है सोसाइटी के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जैकोबिन क्लब कम इन एग्जिस्टेंस। और इसी रीज़न से ये आया था, और इनके राइट्स के लिए आगे फाइट की है इसने, तो ये नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे। जैकोबिन क्लब की एग्जिस्टेंस में आने के बाद में द नेशनल असेंबली लूज इट्स डिग्निटी। नेशनल असेंबली का जो एग्जिस्टेंस था वो ख़त्म हो गया, क्यों? एक के आने के बाद में दूसरा पावर में आ गया। अब नेशनल असेंबली नहीं के बराबर थी, अब जो भी क्लब था वो इसे ही डिसाइड करना था। अब जैकोबिन क्लब के अंदर भी एक जो बोलते हैं डिस्प्यूट क्रिएट होने लग गया इन 1792। इसके अंदर क्या हुआ, जो पर्शियन फूड सप्लाई करते थे उनकी लोगों को शॉर्टेज दिखाने लगे। अब शॉर्टेज दिखाने के बाद में, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था, उस टाइम पे एग्जिस्टेंस का क्राइसिस आ गया था लोगों के ऊपर, कि जो रेगुलर नीड है, फूड है, वो आपका पूरा नहीं हो पा रहा था। तो ये फूड सप्लाई उनकी पूरी नहीं हो पा रही थी, और जो भी आता था उसकी रेट कितनी थी, हाई रेट। उसकी हाई रेट होने की वजह से अभी भी कुछ कैटेगरी में लोगों के पास ऐसे थे, डेली बेसिस पर्सन ऐसे थे जो उस फूड को अभी भी नहीं खरीद पाते थे, और अगर ख़रीदना होता तो आपको पैसे उसके ज़्यादा कॉस्ट करने पड़ते थे। तो अब जो इस टाइम पे ऐसी कंडीशन आ गई तो लोगों ने दोबारा रिवोल्ट कर दिया। अब रिवोल्ट के अंदर क्या हुआ, वो ये बोलते हैं कि हमें राजा चाहिए ही नहीं, ऐसा राजा चाहिए ही नहीं जो अपनी सब्जेक्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हालांकि नेशनल असेंबली आने के बाद में राजा एज ए रबर स्टैम्प था, लेकिन अब ये उसके एग्जिस्टेंस को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब उन्होंने क्या किया, राजा को कैदी बना लिया। कैदी बनाने के साथ साथ ही अब उनका जो 21 ईयर और अबव 21 को वोटिंग राइट तो मिल ही चुका था। अब इसके अंदर क्या हुआ, अब ये डिफरेंस थोड़ा सा आप समझ लिए नेशनल असेंबली और जैकोबिन क्लब के अंदर। नेशनल असेंबली was holding the people of educated, prosperous and highest taxpayer. In Jacobin club there are only weaker section, weaker member of third state. ठीक है, अब इस ग्रुप के अंदर जब थोड़ा बहुत डिस्प्यूट क्रिएट होने लगा तो ये बोलता है कि राजा एज ए रबर स्टैम्प रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब लोग बोल रहे हैं वी डोंट नीड एनी किंग, हमें तो राजा चाहिए ही नहीं, हटाओ इसको, टोटल क्रॉस। अब इसके साथ साथ में ये बोल रहे हैं मोनार्की होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले जो हमारा मोनार्की सिस्टम था उसको ख़त्म करने के लिए नेशनल असेंबली आया। अब इन सब को ख़त्म करने के लिए कन्वेंशनल एक न्यू असेंबली डिक्लेयर हुआ। अब ये क्या बोलता है, वी डोंट नीड मोनार्की, ना राजा चाहिए ना राजा का रबर स्टैम्प चाहिए। अब इसके साथ साथ में दे फायर्ड ए केस अगेंस्ट किंग, राजा के खिलाफ इन्होंने केस कर दिया। केस में क्या हुआ, राजा वाज डिक्लेयर्ड एज ए गिल्ट, ठीक है। अब उसका जो पनिशमेंट था डेथ पेनल्टी उसे मिली। डेथ पेनल्टी के साथ साथ ही वो और उसकी वाइफ दोनों ख़त्म।
अब यहाँ राजा का पूरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। मीन्स जो मोनार्की एज ए रबर स्टैम्प यहाँ तक चल रहा था, उसका रबर स्टैम्प यहाँ पर खत्म हो गया। मोनार्की यहाँ से टोटल डिसमिस हो गया। अब यहाँ पर रिपब्लिक आ गया। 21 से अबव यू कैन गिव वोट, तो वोटिंग पावर आपके पास में है और डिवीज़न आपका हो ही चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन आपका बन ही चुका है, असेंबलीज आपके पास तैयार है ही। तो कंडीशन ये है कि यहाँ से अब हमारा रिपब्लिक स्टार्ट होगा। जो मोनार्की स्टेट है वो टोटली यहाँ पर फिनिश हो गया राजा की डेथ के साथ ही। रेन ऑफ टेरर मीन्स उस टाइम पे जो खौफ था, वो जो डर था, वो चारों तरफ फैल गया था। पीरियड बिटवीन 1793 टू 1794। इस टाइम पर लोग इतने डरे और इतने सहमे हुए थे कि अगर सांस भी ले तो उन्हें डर लगता था कि गलती से हमें कैदी ना बना लिया जाए, हमें मार ना दिया जाए। उस टाइम अगर हम ये कहें जो रिपब्लिक धीरे धीरे ये फ्रेंड्स बन रहा था, राजा ख़त्म हो चुका था। अब राजा के ख़त्म होने के साथ में किसी एक ऐसे आदमी के हाथ में पावर आना जो खुद इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। अब जो जैकोबिन असेंबली बनी थी उसके बाद में देखो जो कंट्रोल उनके हाथ में आ गया था, अब वो सोसाइटी को अपने हिसाब से चेंज करना चाहते थे, अपने अकॉर्डिंग उसे मेंटेन करना चाहते थे। अब सबसे बड़ी चीज़ थी कि रूल्स और रेगुलेशन एकदम टाइट हो गए। मीन्स जो नोबल्स थे, जो क्लर्जी मेंबर्स थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स थे, दे वर अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन। उनको बंदी बना लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। एंड ट्राइड बाय रिवॉल्यूशनरीज। इनके साथ साथ में एक चीज़ ये भी हुई थी कि जैसे ही उन्होंने इन सारे मेंबर्स को जेल में डाला, उनके साथ में लोगों में एक डर ये भी बैठ गया कि हो सकता है हमें भी मार दे। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा टाइट रूल्स और रेगुलेशन बन गए थे कि उसके अंदर अपने आप को ढालना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो रहा था। इवन वो अपने ही क्लब के लोगों को, अपनी ही पार्टी के लोगों को के बीच में इतना ज़्यादा डिस्प्यूट हो गया था कि वो अपनी पार्टी के मेंबर्स को भी जेल में डाल रहे थे और मार रहे थे। जेल में डालने और मारने के बीच में अगर हम ये कहें कि उस टाइम पर एक ग्लूटिन डेथ स्टाइल था। ग्लूटिन डेथ स्टाइल, इसके अंदर क्या होता था, जैसे आपने पुरानी मूवीज़ के अंदर देखा होगा, एक ऐसा लकड़ी का फट्टा बना होता था जिसके अंदर जिसको मारना है उसकी गर्दन बांधी जाती थी और ऊपर से एक ब्लेड आती थी जिसकी शार्पनेस से इसका गला इधर आ जाता था और बॉडी उस पार्ट में चली जाती थी। तो ये गुलेटिन, डॉक्टर गुलेटिन के नेम के ऊपर इसे मेंशन किया गया था। ये एक डिवाइस था डेथ पेनल्टी डिक्लेयर करने का। ठीक है, डेथ पेनल्टी आपको इस कंडीशन में इस तरीके से मिलती है जैसे जानवरों को बांध के मारा जाता है ना, ठीक उसी तरह से उस टाइम पे डेथ पेनल्टी डिक्लेयर की जाती थी। और ये वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। क्यों? अगर आपसे छोटी सी भी गलती हुई, थोड़ा सा भी डिस्प्यूट हुआ, तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। तो ये उस टाइम की जो बहुत ज़्यादा ब्रूटल सिचुएशन है, सबसे डराने वाली सिचुएशन है, वो क्रिएट हो गई थी। ठीक है।